स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था, बेसिकली आज की वीडियो में हम उनके स्टेजेस जो पियाजे के द्वारा दिए गए थे उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा। इससे पहले की वीडियो गाइज अगर आपने मेरी नहीं देखी है, जिसमें मैंने पियाजे के बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, जिसमें हमने बात की थी एसिमिलेशन, अकोमोडेशन यानी स्कीमा, आपका जो है आत्मसातीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है, सभी चीजें डिस्कस की थी। पहले आप जरूर मेरी वो वीडियो देखें, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम स्टेजेस और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले स्टेज से चलते हैं। पियाजे ने जो प्रथम अवस्था दी थी वो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में बोलेंगे इसको संवेदी गामक अवस्था। इसकी जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। जब बच्चा जन्म के बाद से जो है 2 वर्ष का जब तक नहीं हो जाता तब तक की ये जो अवस्था होती है। तो इस अवस्था की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। तो देखो, नाम में कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हुई है, नाम ध्यान से समझें आप तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी इजीली समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले सेंसरी। सेंसरी का मतलब होता है इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियां, सेंसेस। और दूसरा आता है मोटर। मोटर का मतलब आपका जो शारीरिक और गामक क्रियाएं, ठीक है। मतलब कि सेंसेस, यहाँ पे बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण अपने इंद्रियों की सहायता से और शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा सीखता है। वो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज का मतलब है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। अनैच्छिक क्रिया जैसे पल के झपकाना, हमारी कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। गर्म वस्तु जल जाती तो हम हाथ हटा लेते हैं, ये क्या कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ऐसे बच्चा भी करता है। हाथ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है हाथ और पैरों को यूं ही मारते हैं, है ना, अपने हाथों को चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं। अंगूठा चूसते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हो गई। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण कैसे कर रहा है? अपनी शारीरिक क्रियाओं से और गामक क्रियाओं से कर रहा है। अगर उसको ये वस्तु अगर वो मान लीजिए मारकर वो पहली बार देख रहा है तो उसको वो छुएगा, टच करेगा, इसके साथ खेलेगा। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करके ही वो अपने सेंसेस से यहाँ पे बच्चा सीखता है। यहाँ पे बच्चा कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, अपने जो है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ बेसिकली वो सीखता है इस अवस्था में, ठीक है। एक और इस अवस्था की खासियत ये है कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व। अब ये वस्तु स्थायित्व क्या होता है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार आता है कि जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहते हैं। तो देखो, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट एंड में आता है, ठीक है। पहले वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं होता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये है कि मैं देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये मार्कर है। सो इसी से चलते हैं। मान लीजिए कि मार्कर है। मैंने इस अवस्था में कोई बच्चा है, उससे मैंने इनिशियली मतलब पूछा, मतलब उसने बच्चे ने ये देखा मार्कर, ठीक है। उस बच्चे ने ये मार्कर देखा। इसके बाद मान लीजिए कि उसने देखा और मैंने उससे जो है मार्कर को लिया और अपने पीछे छुपा लिया और मैंने उससे बोला कि जो मार्कर है वो चिड़िया ले गई, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो समझ जाएगा कि सच में वस्तु जो है वो चिड़िया कोई ले गई। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे का वस्तु स्थायित्व जो है वो डेवलप नहीं होता है। लेकिन इस अवस्था के अंत में आते आते अगर एक 2 साल का बच्चा है पूरे, ठीक है, अगर मैं उसको ये वस्तु दे के और मैं अगर पीछे छुपाऊं तो वो समझ जाएगा कि वस्तु जो है वो उसके आंखों के सामने से हटी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो है एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर मैं इस लास्ट स्टेज में जाके अगर मैं छुपाऊंगी तो वो शायद पीछे जाएगा और पीछे जाके देखेगा कि नहीं, वस्तु जो है चिड़िया विड़िया नहीं ले गई, वस्तु यही है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर इस अवस्था के
एंड में आता है, पहले नहीं आता है। ठीक है, अब चलते अपने दूसरी अवस्था पे, क्योंकि इस अवस्था में यही इंपॉर्टेंट जो था। और इसके अलावा इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अनुकरण करते हैं, ठीक है, इमिटेशन करते हैं इसमें सेंसरी मोटर में। ठीक है, जैसे बच्चे देखते हैं, जैसे माँ बाप करते हैं उनकी नकल उतारते हैं, जैसे फोन पे बात करना, तो ये जो है सेंसरी मोटर में आता है। इसके अलावा अब चलते हैं दूसरे वाले स्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो होती है 2 से 7 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया ना ऑपरेशनल, यानी कि संक्रिया, यहाँ पे एक संक्रिया वर्ड आया। तो पहले आप संक्रिया वर्ड समझो कि संक्रिया क्या होता है। संक्रिया का मतलब है हमारी मेंटल एक्टिविटीज। ठीक है, हमारी कौन सी एक्टिविटीज, हमारी जो मानसिक गतिविधियां होती है, हमारी मेंटल एक्टिविटीज जो है वो संक्रिया होती है। तो इसको पूर्व संक्रियात्मक क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जो मेंटल एक्टिविटीज है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। कुछ विशेषताएं हैं इस अवस्था की, वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर, सबसे पहले बच्चे के अंदर जो है यहाँ पे इसको जो है पियाजे ने 2 भागों में बांटा था, जिसमें पहला आता है प्री कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, प्री कॉन्सेप्चुअल पहला पीरियड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राक संक्रियात्मक या प्राक इसको बोलेंगे हम संप्रत्यात्मक। क्या बोलेंगे, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, प्री कॉन्सेप्चुअल में भी, प्री कॉन्सेप्चुअल पहले मैं बता देती हूँ। प्री कॉन्सेप्चुअल का मतलब है जहां पे बच्चे का कंसेप्ट डेवलप अभी अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहला इसमें क्या आता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं होता। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए एक बच्चा जो है वो क्या करता है, अब उसने अपने पापा को देखा है, ठीक है, अपने पापा को वो जान रहा है, अपने फादर को, वो क्या करेगा, अगर कोई बाहर से कोई अंकल भी आते हैं, कई बार बच्चा जो है सभी को पापा बोलना शुरू करता है ना, होता है कुछ बच्चे होते हैं जो पहले अपने पापा को ही पापा पहले बोलता है, लेकिन जब वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसको भी कहता है पापा जा रहे हैं, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ बच्चे का। दूसरा आता है इस प्री कॉन्सेप्चुअल में 2 पियाजे ने बोला कि 2 कमियां होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं मिटा देती हूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ। सबसे पहला आता है इसमें ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब आत्म केंद्रितता होती है। आत्म केंद्रितता बच्चे के अंदर क्या होती है, ईगोसेंट्रिज्म होती है, आत्म केंद्रितता होती है। ईगोसेंट्रिज्म जानना बहुत जरूरी है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता, वो सिर्फ अपनी नीड के बारे में अपने तक सीमित रहता है, अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है। ठीक है, मतलब इस अवस्था में क्या होता है, अगर मैं उससे कुछ बोलूं कि नहीं बेटा ये गलत है, ये सही नहीं है, तो वो ये चीज नहीं सोचेगा, वो अपने तक सीमित रहता है। ठीक है, तो यानी कि अपनी नजरिए से चीजों को देखता है, दूसरों के नजरिए से वो दूसरों के नजरियों को नहीं समझता है। आत्म केंद्रितता में एक वर्ड आता है मैं, मेरा। ठीक है, आत्म केंद्रितता में आता है मैं, मेरा, मैं हूं, ये मेरा घर, ये मेरे खिलौने, मेरे हैं मम्मी पापा, मेरा घर। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी चीजें शेयर नहीं करना चाहता, अपने तक सीमित है। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको ये बात समझ में आती है कि नहीं, अगर मैं सिर्फ मेरा करूंगा तो मेरे से कोई बात ही नहीं करेगा, है ना। जैसे आपने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज आ जाती है। तो यहाँ पे कोलबा की थ्योरी में, तो यहाँ पे क्या है, आत्म केंद्रितता का गुण पाया जाता है। ठीक है, गुण नहीं, एक तरह से क्या है, ये पियाजे ने इसको क्या बोला कि कमी है ये। ठीक है, दूसरा आता है एक और हमारा एनिमिज्म, यानी कि जीववाद पाया जाता है।
यहाँ पे बच्चे में जीववाद पाया जाता है। जीववाद का मतलब होता है कि निर्जीव चीजों को जीवित समझना। यहाँ पे बच्चा कोई चीज निर्जीव है उसको जीवित समझेगा, ठीक है। एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि मान लीजिए उसको कोई दरवाजे से चोट लग गई, उसको किसी चीज, उसको टेबल से चोट लग गई, तो वो कहता है कि टेबल ने मुझे मारा है, इसको मारो। तो जब हम अगर गलती से भी टेबल को मारते हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि भाई उसको भी चोट लग रही है। तो उसको क्या लगता है कि टेबल भी जिंदा है, टेबल को भी चोट लगती है ना। उसको लगता है कि भाई गुड़िया जो है, गुड़िया खाती है, गुड़िया भी सोती है, जो डॉल है वो भी सोती है, डॉल भी हमारे जैसी है ना। तो बच्चे के अंदर कौन सा गुण है? जीववाद है, जहाँ पे बच्चा निर्जीव चीजों को जो है सजीव समझता है, ठीक है। दो चीजें हो गई, दो चीजें तो हो गई, आत्मकेंद्रितता, जीववाद पाया जाता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इस अवस्था में बच्चे की नहीं होती है। तीसरी चीज आती है, अब देखो इसके अलावा जो है, इसके अलावा आता है एक और आता है पलट या विपरीत करने की शक्ति का अभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, शक्ति का अभाव, यानी कि इररिवर्सिबिलिटी होती है। कौन सी? क्या होता है यहाँ पे? इररिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर आता है। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती यहाँ पे, मतलब कि किसी भी वस्तु को, किसी भी थिंग को, किसी भी लॉजिक को वो विपरीत पलट करके नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर मैं बच्चे को बोलूं कि 2 × 5 जो है वो 10 होता है, मैंने बच्चे को बताया, उसको पढ़ाया कि 2 × 5 = 10 होता है, तो अगर मैं उसको ये दे दूं करने के लिए, ठीक है, अगर मैं उसको दे दूं कि 5 × 2 क्या होगा, तो वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो विपरीत नहीं कर पाएगा। वहां वो ये नहीं सोच पाएगा कि जितना 2 × 5 होता है उतना 5 × 2 भी होता है। तो यानी कि अपने जो विचार है उसको वो पलट करके नहीं देखता, तो वो उसका कौन सा गुण है? इररिवर्सिबिलिटी का गुण है। तो ये जो गुण है ये इस अवस्था में बच्चे में नहीं आती, ठीक है। आगे समझ में, आई होप आ गया होगा। उसके अलावा एक और आता है, एक इंपॉर्टेंट और बताती हूँ इस अवस्था में क्या चीजें हैं। इस अवस्था में देखो क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज यानी कि भाषा का विकास जो है वो बच्चे में यहाँ बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। लगभग 1500 से 3000 वर्ड्स बच्चा सीख जाता है इस अवस्था में। और इसके बाद लैंग्वेज का विकास होता है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज और, लैक ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे संरक्षण का अभाव, ठीक है। संरक्षण का अभाव होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। अब ये लैक ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब है कि बच्चे के अंदर मास, वेट, हाइट यानी कि लंबाई, ऊंचाई और भार, सीरीज, इन सब का जो लैक होता है, मतलब इन सब का उसको यहाँ पे अच्छे से संरक्षण का विकास नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से ये वाला समझते हैं अब कि लैक ऑफ कंजर्वेशन में क्या बताना चाहती हूँ। संरक्षण का अभाव क्या होता है, ठीक है। पहला आता है कि उसको जो है उसको भार का कंसेप्ट नहीं पता अच्छे से, उसको जो वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बच्चे के सामने 2 सिचुएशन रखी, ठीक है। ये मान लो कि मेरे पास 2 बर्तन है और मैंने क्या किया, ये है, ठीक है। इस बर्तन में जो है इतना पानी है, इस बर्तन में ये क्या है? पानी। बर्तन ए है, बर्तन बी है, और मैंने क्या किया, ये वाला पानी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब वो जो पानी है वो, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ, ये, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या किया कि यहां तक पानी है और ये जो बर्तन है, इस बर्तन में मैंने इस पानी को डाल दिया, ठीक है। इस बर्तन में इस मैंने पानी को डाल दिया और मान लो कि ये पानी यहां तक है। अगर मैं, ये रहा, ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे से, इस अवस्था में कोई बच्चा है, अगर मैं उससे पूछूंगी कि किसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है या इसमें पानी ज्यादा है, तो पानी हालांकि सेम है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लंबे बर्तन से मैंने चौड़े बर्तन में पानी को डाला, पानी सेम है, लेकिन बच्चा क्या कहेगा कि इसमें ज्यादा पानी है। उसको अभी कंजर्वेशन नहीं पता, उसको नहीं पता कि जो जितना यहाँ इसमें पानी है उतना ही इसमें भी है,
ठीक है। तो ये जो है, ये जो क्षमता है, इस क्षमता का जो अभाव है वो बच्चे में पाया जाता है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, लैक ऑफ कंजर्वेशन में एक आता है सीरीज। सीरीज भी उसको सीरीज मतलब उसको सीरीज का नहीं पता, उसको श्रृंखला का ज्ञान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया, ठीक है, गोलियां। एक ये है, मान लो 6 सेट है, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने 6 सेट दे दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैं बच्चे से बोलूं कि बेटा कि कहाँ पे गोलियां ज्यादा है, इधर है या इधर है, तो बच्चा जो है वो ये वाला बोलेगा, यानी कि उसको इस चीज का अभाव है। अभी उसको मास, नंबर, वेट, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब का अभाव बच्चे के अंदर इस अवस्था में होता है। तो ये था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसीलिए इसका नाम प्री ऑपरेशनल लिखा गया कि भाई संक्रिया जो है मास, वेट, नंबर नहीं कर पाता। देखो बच्चा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेता है, लेकिन वो इसके पीछे जो भी लॉजिक है, तर्क जो है वो नहीं समझता। उसको याद है 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है, 2:3 जो है 6 होता है, उसको ये पता है, लेकिन उसके पीछे इसका लॉजिक उसको नहीं पता कि कैसे आया ये। तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जहां पे उसको कंजर्वेशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, अब चलते थर्ड वाले स्टेज पे। आई होप आपको ये वाला जो है समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड आता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज है हमारी, जो क्या से 7 से 12 वर्ष होती है, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें संक्रिया बच्चा करने लग जाता है, लेकिन मूर्त वस्तुओं के आधार पे करता है। अब देखो यहाँ पे मूर्त इसको इसलिए बोला गया है, यहाँ पे बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही वो कोई भी संक्रिया करता है। ठीक है, अगर मैं मूर्त का मतलब क्या होता है भाई, पहले आप मूर्त का मतलब समझो कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट का मतलब है कि मुझे अगर मान लो बच्चे को त्रिभुज बताना है, ठीक है, मुझे एक त्रिभुज बताना है, तो मैं एक त्रिभुज जो है वो एक त्रिभुज का मॉडल ले गई क्लास में, मैंने एक त्रिभुज का मॉडल बनाया, मैं एक त्रिभुज ले गई, ठीक है, तो ये क्या कंक्रीट है। मैं इसकी पिक्चर ले गई, मुझे त्रिभुज बताना है एबीसी, तो मैं इसकी पिक्चर ले गई, तो यहाँ पे बच्चा मूर्त चीजों से सीखता है। ठीक है, अब इस अवस्था के कुछ कुछ मेन चीजें देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखो क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है, इसको ईगोसेंट्रिक जो है, ईगोसेंट्रिक नहीं होता, यहाँ पे उसका ईगोसेंट्रिज्म जो है वो चला जाता है। ईगोसेंट्रिक यहाँ पे बच्चा नहीं होता जो वो पहले होता है। दूसरा है कि यहाँ पे उसका जो है कंजर्वेशन, अभी मैंने बताया ना कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की शक्ति यहाँ पे आ जाती है। अब इस अवस्था में संरक्षण उस बच्चे के अंदर आ जाता है। अगर मैं बच्चे को इस अवस्था में ये दो ये बीकर दूं और इसमें बोलूं कि किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा कि दोनों में पानी क्या है, सेम है। तो ये यहाँ पे उसको संरक्षण की शक्ति उसके अंदर आ जाती है, संरक्षण का गुण, यानी कि हाइट, वेट, नंबर, मास, इन सब का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है इधर। ठीक है, एक चीज और आता है यहाँ पे, संरक्षण आ जाता है बच्चे के अंदर, संरक्षण करने की शक्ति। बच्चा सीरीज मतलब यहाँ पे बच्चा कैटेगरी में करने लग जाता है। ठीक है, कैटेगरी चीजों, वस्तुओं को वो क्या करता है, वस्तुओं को रंग भार, वस्तुओं को रंग भार या उनकी जो है गुण के आधार पर क्या करता है, गुण के आधार पर वो क्या करता है, कैटेगरी में विभाजित करने लग जाता है ध्यान। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, ईगोसेंट्रिक यहाँ नहीं होता, वस्तुओं को कैटेगरी में करना स्टार्ट कर देता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन, हर कैटेगरी को वो स्टार्ट करता है, कैटेगरी को समझना। वॉल्यूम, आयतन, भार, मास, नंबर, वेट, इन सब का कंसेप्ट यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मूर्त वस्तुओं से वो सीखता है। ठीक है, अभी भी उसके कंसेप्ट इतने डेवलप यहाँ पे नहीं होते हैं, उसके लिए उसको नेक्स्ट स्टेज का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे वस्तु रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी, माफी चाहूंगी दोस्तों, थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, सो स्टार्ट करते हैं जहां से मैं बता रही थी आपको, रिवर्सिबिलिटी का बता रही थी।
ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या आता है, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर स्टेज पे अगर कोई बच्चा इस स्टेज में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो अगर मैं बच्चे को बोलूंगी कि 5:10 जो है 2:5 जो है वो 10 हुआ, अगर मैं उसको बोलूं कि देन 5:2 क्या होगा, तो बच्चा यहाँ बता देगा कि यहाँ भी 10 ही होगा। तो ये जो पलट करके सोचने की शक्ति है, विपरीत सोचने की शक्ति का विकास बच्चे के अंदर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट पे, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, चौथा हमारा फोर्थ स्टेज आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये आता है हमारा जो है 12 वर्ष से लेके अडल्टहुड तक आता है। ठीक है, 12 वर्ष से लेकर के अडल्टहुड जब तक बच्चे का नहीं होता तब तक ये चलता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम बोलेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक, देखो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सबसे पहले आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पे बच्चे का जो चिंतन है वो कैसा हो जाता है, अमूर्त हो जाता है। कैसा चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमारा कंक्रीट था, मूर्त वस्तुओं से बच्चा सीख रहा था, यहाँ पे वो अमूर्त सीखेगा। पहले मैं बच्चे के सामने त्रिभुज का चित्र लाती थी, ठीक है, मैं उसको त्रिभुज का मॉडल बना के ले गई, लेकिन अगर इस अवस्था में मैं यहाँ पे बच्चे को बोलूं कि माना एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, मैंने बोला कि माना एबीसी एक त्रिभुज है, तो अभी तुरंत इमेजिनेशन बच्चे के दिमाग में आ जाएगी। अगर मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपके माइंड में अभी जो है उसका जो है एक डायग्राम, उसका एक चित्र बन गया होगा। तो ऐसी थिंकिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचने लग जाता है, पहली चीज। दूसरा आता है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो उसकी जो थिंकिंग है वो जो है क्रिएटिव थिंकिंग करता है। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव है, बहुत ही ज्यादा वो सृजनात्मक सोचता है, नई नई चीजें सोचता है, कुछ नया सोचता है। ठीक है, यहाँ पे जो है बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो जाती है यहाँ पे इस अवस्था में। मतलब कि जितने भी उसके कंसेप्ट है वो अच्छे से यहाँ पे उसके डेवलप हो गए होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को निकालता है। यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाता है, हर चीज के पीछे क्यों है, कैसे है, वो सोचता है। समस्या समाधान करने की क्षमता यहाँ पे डेवलप हो जाती है। बच्चा जो पहले जो कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता था, यहाँ पे उसका जो कल्पना जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है रियल और लॉजिकल सोचता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसका जो है भाषा, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो कम्युनिकेशन है बेसिकली, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण जो है, संप्रेषण का विकास हो जाता है, संप्रेषण। ठीक है, कम्युनिकेशन की शक्ति अच्छे से डेवलप हो जाती है, वर्ड्स को बोलना, वाक्य को समझना, सभी चीजें। और इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव रीजनिंग करता है। ठीक है, यानी कि सभी तरह की संक्रियाओं का अच्छे से यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू।